हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सीडीपी का दिसंबर सेशन का क्वेश्चन पेपर है, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे और 10 वीडियोस में ये ख़त्म हो जाएंगी। और 2021 और 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है वो सिर्फ 10 वीडियो और होगी, जिसमें कि सीडीपी का पेपर 1 का सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे डेट थोड़ी सी गलत लिखी गई है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 16 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि पहला क्वेश्चन पेपर हुआ था। ये वो क्वेश्चन पेपर है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दिशीय नहीं होती है विकास की प्रक्रिया। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये तो एकदम ही गलत हो गया। और उसके बाद क्या है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि विकास केवल वातावरणीय कारकों पर निर्धारित होता है, तो बिल्कुल गलत। विकास जो है वो वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का ही मिक्सअप होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विभिन्नताएँ होती हैं, क्योंकि हर जगह संस्कृतियाँ जो है वो अलग अलग होती हैं, तो ये विभिन्नताएँ हो सकती हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को हमें बढ़ावा देना है। तो पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। भारत के 10 राज्यों के नाम बताइए। ये तो फैक्ट बेस्ड हो गया। 2 से 10 तक के पहाड़ा लिखिए, तो याद करने वाले पर बेस्ड हो गया ये। और दी गई कविता का सुस्मरण करना, मतलब कि रिकॉल करना, ये नहीं है। विवेचना जो है वो इसी में आएगा कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो इसमें जो है वो बच्चों में विवेचनात्मक कौशल यहाँ पे बच्चों में डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियम के में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वो किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो विकास की निरंतरता पर जोर देता है, विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर जोर देता है, और विकास की प्रक्रिया से संबंधित वातावरणीय कारक पर जोर देता है। तो विकास का चरणीय सिद्धांत किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वो किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो ये विकास किस पर जोर देता है। तो यह विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। स्पष्ट रूप से जोर जो है वो किस पे देता है, विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। अगर और विकास को प्रभावित, ये सब विकास की निरंतरता विकास के प्रिंसिपल हैं। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक भी विकास के प्रिंसिपल हैं, और विकास प्रक्रिया से संबंधित वातावरणीय कारक, ये सब जो है विकास के प्रिंसिपल में आएंगे। लेकिन विकास की अनिरंतरता के बारे में विकास का चरणीय सिद्धांत जो है वो जोर देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो पारिवारिक समाजीकरण के कारण अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होगा, बिल्कुल ठीक है ये। और उसके बाद जो है वो क्या है कि समकक्षी संबंधों के कारण, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सांस्कृतिक मूल्यों के कारण, ये भी बिल्कुल ठीक है। बच्चों के आत्मसम्मान के कारण, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन जो है वो, चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, सही है। बच्चों का अधिगम जो है वो इन चारों ऑप्शन से जुड़ा हुआ रहेगा, प्रभावित होगा। और अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर पाते हैं। प्रतिलोमिक चिंतन,
प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, उसके बाद संरक्षण बच्चों में डेवलप हो पाता है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, इसमें बच्चे क्या कर पाएंगे, रिवर्सिबल थिंकिंग कर पाएंगे। तो प्री ऑपरेशनल में बच्चे रिवर्स थिंकिंग जो है वो नहीं कर पाते, और जहाँ पे रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाएंगे वहाँ पे कंजर्वेशन भी डेवलप नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मेक बिलीव प्ले यहाँ पे बच्चों में ठीक है, प्रतीकात्मक खेल बच्चे खेलते हैं इसमें, और हायरार्कियल क्लासिफिकेशन भी बच्चे नहीं कर पाते। ये सब मूर्त मतलब जी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज होगी। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि मेक बिलीव प्ले मतलब कि प्रतीकात्मक खेल बच्चे जो है वो रोल में बंद कर, जैसे कि टीवी में वो जो भी देखते हैं वही बन कर खेल खेलते हैं। लाइक कि जैसे कि उन्होंने कोई पुलिस चोर का गेम खेला, टीवी में देखा, वही बनने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बन जाएगा कोई पुलिस बन जाएगा, कोई चोर बन जाएगा, कोई राजा बन जाएगा। इस तरीके से बच्चे जो है वो प्रतीकात्मक खेल जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में खेलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है, और वह अपने पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान भी हो जाती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? एक छोटी बालिका है, वो प्रतीकात्मक खेल खेल रही है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण वो नहीं समझ पा रही है, तो वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो वे सेंसरी मोटर तो है नहीं, ये यहाँ पे प्रतीकात्मक खेल की बात आ रही है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज से जीन पियाजे के 2 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिल गए। ये मूर्त की तो बात भी नहीं है और औपचारिक संक्रियात्मक की भी बात नहीं हो रही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में कौन सा सम्मिलित है? तो यहाँ पे क्या है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो इन्होंने कोहलबर्ग ने जो है वो अपने नैतिक विकास के चरण को सार्वभौमिक माना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। नैतिक विकास मूलतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो ई ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा कि उन्होंने अपने सिद्धांत को, अपने नैतिक विकास के चरण को सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो है वो माना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग सा था कोहलबर्ग से, तो आप चाहे तो इसको लिख के रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए करना चाहिए, केवल अभ्यास के लिए? तो यहाँ पे केवल वाले आप आराम से काट सकते हैं, केवल अभ्यास और केवल मूल्यांकन के लिए नहीं करना है। और उसके बाद क्या है कि प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, तो यहाँ पे इसकी भी बात है, ये नहीं करते हैं। अध्यापन और मूल्यांकन के लिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है होगा बिल्कुल ही सही होगा कि अध्यापन और मूल्यांकन के लिए हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का यूज कर सकते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र का यूज हम कर सकते हैं अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का यूज कर रही है? तो आपको अब तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि वो पार्ट मतलब कि स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प बच्चों को दे रही हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपको बार बार लेव वाइगोत्स्की से देखने के लिए मिल रहे हैं। आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, उसके बाद स्कैफोल्डिंग मतलब कि टेम्परेरी हेल्प, इन सबके कॉन्सेप्ट को आप एकदम क्लियर करके रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए एक क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर का ध्यान रखना, अध्यापक के द्वारा बाहरी अनुशासन को कायम रखना। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है वो बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान जो है वो रखा जाता है। यहाँ पे क्या है कि नहीं होगा, एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं होगा तो ही है, नॉट है यहाँ पे, ठीक है। तभी मैंने सोचा कि नॉट से आंसर बनेगा। क्वेश्चन में उन्होंने मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन करना, टीचर के द्वारा डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये जो है वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम वाले मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम के कॉन्सेप्ट में डिसिप्लिन को मेंटेन करना टीचर के द्वारा ऐसा नहीं आता है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉट को मिस कर दिया, इस वजह से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहाँ पे आप नहीं वाले ऑप्शन को ले लेंगे कि कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पे अध्यापक के द्वारा बाहरी अनुशासन को कायम रखना, ये जो है वो ठीक नहीं है। और ए ऑप्शन देखिए अगर, तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ये प्रगतिशील कक्षा का माहौल होता है। अगर आपने प्रगतिशील शिक्षा जो है वो कहीं पर डालकर लिखा हुआ है तो आप 3 ऑप्शंस को ऐड कर लीजिए कि निर्णय निर्धारण में हम बच्चों की सहभागिता लेते हैं, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना बच्चों को प्रदान करते हैं, और विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान भी रखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ये जो है वो प्रगतिशील शिक्षा में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को इन बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक होगा। यह अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा, असुविधाजनक हो जाएगा। यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक हो जाएगा। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। ये बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार, यहाँ पे क्या होगी, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो हमें बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करना है बच्चों को, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो है वो स्थायी संकल्पना नहीं है। बच्चे जो है प्रैक्टिस करके, मेहनत करके अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धि लब्धि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो है वो थोड़ा सा अच्छे में जा सकता है प्रैक्टिस के माध्यम से, अपने फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। तो यहाँ पे आपको ये ही समझ में आ रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया था, यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इन्होंने 12 तरीके के इंटेलिजेंस की बात इन्होंने किया है। आपको 12 के नाम पता होने चाहिए। और अगला है कि 1.5 मतलब कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों के द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? जो बच्चे 1.5 से 2.5 साल के होते हैं उनके द्वारा उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहते हैं? तो तार प्रसिद्ध वाचन कहते हैं इसे। तार प्रसिद्ध वाचन, टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है, इंग्लिश में आप याद रखिए इसको। बच्चे जब 2 वर्ड वाले बात बोलते हैं तो वो उसमें क्या आता है, जो 2 वर्ड के सेंटेंसेस बच्चे बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। अब आपको क्या करना है, आपको नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, टेलीग्राफिक स्पीच। तो आप लिख देंगे कि बच्चे जो है वो 1.5 से 2.5 साल के बीच में, मतलब आपको समय भी पता होना चाहिए, समय भी इन्होंने बता ही दिया है। तो ये वैरी भी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला कि इतने से इतने के बीच में, तो ये वैरी भी करता है। तो 2 वर्ड वाले जो सेंटेंसेस बच्चे बोलते हैं ये उसे क्या बोलते हैं, उसे हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। इसलिए आप यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को लगा देंगे।
और इसको आप अपने नोट्स में डेवलपमेंट वाले चैप्टर में लिख के रख भी लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। अगला है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग को से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन जो है वो क्या दर्शाता है? यह कथन दर्शाता है लैंगिक विभेदीकरण को। स्टीरियोटाइप बात है। स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि हमने मतलब एक डिसाइड ही कर दिया कि लड़के ऐसा ही करते हैं, लड़कियां ऐसा ही करती हैं, ये ऐसा ही करेंगे, इस लड़के ऐसा करते हैं इसलिए लड़के ऐसा ही करेंगे, लड़कियां ऐसे करती हैं लड़कियां ऐसा ही करेंगी। तो ये जो है वो डिसाइड करके रख दिया गया, ये स्टीरियोटाइप जो है वो डिसाइड करके रख दिया गया। तो ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवाद है। ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवाद है। स्थिरता भी नहीं है, आनुवंशिकता भी नहीं है, विभेदीकरण भी नहीं है, लैंगिक रूढ़िवाद है। एक अपनी सोच को बना लेना कि ये ऐसे करते हैं तो ऐसा ही करेंगे, ये क्या है? रूढ़िवादी सोच हो सकती है। अगला है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों के द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल करना, स्व मूल्यांकन और समकक्षीय मूल्यांकन करना, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। स्व मूल्यांकन करना, समकक्षी मूल्यांकन करना, ये प्रगतिशील कक्षा में आएगा। अध्यापक के द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल करना, ये भी प्रगतिशील कक्षा में आ सकता है, लेकिन केवल मानक निर्धारित मूल्यांकन का आश्रय बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो को तैयार करना, ये भी ठीक है, लेकिन केवल मानक निर्धारित मूल्यांकन का आश्रय, ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। और 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, और उसके बाद जो है वो विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे शिक्षा में साम्यता की बात की, समानता नहीं साम्यता की बात जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो आपको आज क्या करना है? आपको आज इक्वालिटी हो गया और इक्विटी के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करनी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगला क्या है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको स्वलीनता की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। उसे क्या है? डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया मतलब कि गणितीय वैकल्य। बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स की प्रॉब्लम है, तो वो क्या है? डिसकैलकुलिया है। और डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा कि डिसकैलकुलिया। और ये सब क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड हैं, वो बार बार ही आते हैं। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना, संप्रेषण के लिए मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो क्या होगा यहाँ पे कि कौन सी रणनीति जो है वो प्रभावी नहीं होगी श्रव्य बाधित बच्चे के लिए जो कि सुन नहीं सकता है? तो वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षक का इस्तेमाल करना, बच्चा सुन नहीं सकता है, तो ये तो मतलब अच्छा होगा। हमें नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। पढ़ाते हुए तो सही है, तो हमें गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना, बच्चा जब सुन नहीं पाएगा तो वो शारीरिक गतिविधि और संकेतों को पढ़ पाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक या चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना, शाब्दिक और चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब मतलब हमें करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो संप्रेषण के लिए मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों सही नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो सुन नहीं पा रहा है। तो अगर हम सिर्फ मौखिक करते रहेंगे तो बच्चा जो है वो समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर रहा है? निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर रहा है? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। ये बात हो सकती है, ये रूढ़िवाद को दिखा रहा है। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिलेख शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों को यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली में यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौतियों के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे रूढ़िवादी सोच को दिखा क्या रहा है? ए दिखा रहा है कि लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, मतलब उसके आधार पर जो है बच्चों के लिए सिटिंग प्लान करना। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये ऑप्शन जो है वो रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। 20 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल को विकसित करने के लिए, अभिसारिक सोच के लिए। तो हमें बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करना है। उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों को? तो क्रिएटिविटी में मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने का मतलब बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि बच्चे अपने मौलिक खोज और सोच को बढ़ा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्या है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जाता है? बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, अध्यापक के संवेगों के द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों के द्वारा, बाहरी रूप से अधिरूपित अनुशासन के द्वारा। बाहरी रूप से अधिरूपित अनुशासन के द्वारा, तो बाहरी रूप से ये वाला तो ऑप्शन एकदम ही गलत होगा कि बाहरी रूप से अधिरोपित अनुशासन जो है वो संरचनात्मक कक्षा में संज्ञानात्मक सहभागिता को मतलब डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। पहले फोर्थ वाले ऑप्शन को हमें काटना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा। थर्ड तो मतलब होगा ही होगा। बच्चों में सकारात्मक परस्पर संबंधों के द्वारा, अध्यापक के संवेगों के द्वारा, बच्चों के वार्तालाप के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य से विभेदीकरण हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा के द्वारा पढ़ाया जाना, तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, बिल्कुल ये ठीक है। पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, ये तो होता है प्राइमरी में, बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और बच्चों से अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन होगा कि जो बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ही ठीक होगा। 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में बच्चों में के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। विद्यालय
बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है कि असफलता और त्रुटियां जो है वो बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, और यही हमारे जीवन का भी हिस्सा है कि हमें बहुत सारी असफलताएं भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी गलतियां भी हमसे होती हैं, लेकिन जीवन में ऐसा होता ही रहता है। तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर वाला क्वेश्चन है कि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती नहीं है, इससे बाहरी अभिप्रेरणा क्षीण होती है। बाहरी अभिप्रेरणा जो है इससे बढ़ती है, क्षीण नहीं होती है। इससे आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा ही सिर्फ क्षीण होगी, क्योंकि बच्चे जो है वो पुरस्कार के लिए काम करेंगे तो वो बाहरी अभिप्रेरणा को बढ़ाएगा, ना कि उसे क्षीण करेगा। तो यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा को ये कम करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करेगा। उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित कौन करेगा, तो सृजनात्मकता हो गया, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी और अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रियात्मकता हो गया जड़ता, अभिसारी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन नहीं होगा, कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यहाँ पे क्रिएटिविटी मान लीजिए नहीं है। प्रतिक्रियात्मकता हो गया और अपसारी चिंतन हो गया। क्रियात्मक जड़ता नहीं होनी चाहिए, जड़ता मतलब फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो 26 का क्या है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट हो गया और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने के लिए, एक बार फिर से, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा सही है कि शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने में बेहद प्रभावी हैं। ये बात ठीक है। शिक्षक को बच्चों में कक्षा की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए, नहीं। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के जो भी लोग हैं उनकी सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करेंगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 28 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। एक तय और निर्धारित समय सारणी के अनुसार, बिल्कुल भी नहीं। अगला क्या है, पुरस्कार और सजा का प्रयोग करके बच्चों को अनुशासित करना, नहीं। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करना, बच्चों की लेवलिंग करना, उनको अलग करना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों के संवेगों के आधार पर सकारात्मक संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, ये सकारात्मक कौशल को बढ़ा सकता है। अगला है 29 नंबर वाला क्वेश्चन कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। तो सत्ताधारी के रूप में हमें नहीं देखना, तो हाँ वाला ऑप्शन तो पहले ही आप कट कर देंगे। नहीं, अब आपको नहीं में से चुनना है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं और उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। ये बात ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट में कमी रह जाती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक
विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि बच्चे जो है वो तानाशाही सत्तावादी टीचर से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही लिख करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बिना गलत होने के भय के। और अगला है कि गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं और उन्हें सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल के सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा कि नहीं, कि बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। अगर हम बच्चों को बार बार उनके गलत उत्तर पर टोकेंगे तो वो बोलना ही नहीं चाहेंगे बाद में। इसीलिए बच्चे की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, वो सही बोले या गलत बोले उनको बोलने का मौका देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और ये 16 दिसंबर 2021 का पेपर हमने कर भी लिया है। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर जो है 2021 में दिसंबर वाला सेशन में हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बहुत जल्दी ही मैथ पेडागोजी भी स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।